ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए एकेडमी। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है? मल्टीपल एलिलिज्म या फिर आप सिंपल मल्टीपल एलील भी कह सकते हो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने कोडोमिनेंस किया था। जस्ट इसके पहले वाली जो टॉपिक है वो हमारी क्या थी? कोडोमिनेंस थी, जिसकी वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल द डीएनए एकेडमी पर। ठीक है, आप जा करके उसको वॉच करो। ठीक है, आप जा करके, क्योंकि मैंने देखो जो भी वीडियो डाला है वो सिक्वेंशियली डाला है। ठीक है ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप लगातार उसको ना वॉच करते रहो। मैंने 1 2 3 4 भी कर दिया है, सो दैट कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और जिनको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है वो तो फिर स्पेसिफिकली टाइप करेंगे तो भी वो वीडियो आपको एज यूजुअल मिल जाएगा। ओके, सो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म। और मल्टीपल एलिलिज्म को जानने से पहले मैं फिर से थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पीछे जा करके फिर से आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद दिला देता हूँ, सो दैट कि आपको ये समझना आपके लिए आसान हो जाए। देखो, मैंने किसी टाइम में अभी जब आप शुरुआती वीडियोज़ देखेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स की, तो मैंने आपको बताया था कि मेंडल साहब ने कम से कम तो ये कहा था कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ एलील्स फाउंड फॉर वन कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर को कंटिन्यू करने के लिए या एक कैरेक्टर को कैरी करने के लिए पेयर ऑफ एलील्स आर फाउंड। ठीक है, और मैंने आपको वहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया था कि मान लो अगर हम सपोज़ हाइट ऑफ द इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अगर हम हाइट ऑफ द इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है ना, सो हाइट की पॉसिबिलिटी क्या है? टॉलनेस, और यानी टॉल इंडिविजुअल की भी पॉसिबिलिटी हाइट को ही रिकॉग्नाइज कर रही है, और ड्वार्फ जो हैं वो भी जो हैं वो क्या किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? वो भी हाइट को ही इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास क्या है? हमारे पास पेयर ऑफ एलील्स हैं विच जस्ट रिकॉग्नाइजेज और जस्ट कैरी द कैरेक्टर ऑफ व्हाट टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। लेकिन ये क्या है? ये पेयर ऑफ एलील हैं। इनके दो बेसिक जो एलील्स होते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, हालांकि जब आप हेट्रोजाइगस की कंडीशंस की बात करेंगे तो एक पेयर ऑफ एलील और बढ़ जाते हैं विच इज़ टेकन एज टी। लेकिन ये चूँकि फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहाँ पर केवल दिखाते हो, ठीक है, तो ये टॉलनेस की ही कंडीशंस आपको शो करता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो इसका अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे पास जो कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, या तो इंडिविजुअल जो है वो टॉल होंगे या तो इंडिविजुअल जो है वो ड्वार्फ होंगे। यानी कि एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए दो पेयर ऑफ एलील, 2 सेट्स ऑफ एलील्स आर फाउंड। ठीक है, और ये बात हमेशा मेंडल ने कही थी, और मेंडल की ओवरऑल जो कंडीशंस थी वो यही थी। लेकिन मैंने अभी कहा कि चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम मेंडलिज्म की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ की बात कर रहे हैं ना। तो जब आप बात डेविएशंस की कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर आर सम चेंजेस ना आफ्टर मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडलिज्म के बाद कुछ स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिले, और उन्हीं एक चेंजेस में से एक ये भी है चेंज, वो जो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है वो क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म का है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आपको मिली, या फिर जब मेंडल साहब की डेथ हुई और जब इसके ऊपर में जब बहुत सारे वर्क होने लगे तो ये भी कंडीशंस मिलने लगी कि एक कैरेक्टर को कैरी करने के लिए मोर देन 2 सेट्स ऑफ एलील्स आर फाउंड। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा सेट ऑफ एलील्स जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी कैरी कर सकते हैं, जो मेंडल के टाइम में पॉसिबल नहीं था। मेंडल के टाइम में ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया था। लेकिन अब चूँकि टाइम आगे बढ़ा और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में जब वर्क होने लगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये बात आ गई सामने कि बहुत सारे पेयर ऑफ एलील्स मिल करके किसी एक कैरेक्टर को कैरी कर सकते हैं, और करते भी हैं। ठीक है ना, सो व्हेन मोर देन 2 पेयर्स ऑफ एलील और 2 सेट्स ऑफ एलील आर रिस्पॉन्सिबल to carry a specific type of character, to govern a specific type of character, and each pair of alleles are found on the same locus of chromosome। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मल्टीपल एलिलिज्म के डेफिनेशन में ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 सेट्स ऑफ एलील, मोर देन 2 सेट्स ऑफ एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द इंडिविजुअल, एंड ईच ऑफ द सेट्स आर फाउंड ऑन द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? इंट्राजेनिक इंटरैक्शन का। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही क्रोमोसोम के सिमिलर लोकस के ऊपर में ही ये सेट्स ऑफ एलील जो हैं वो प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे एलील पेयर मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कैरी करेंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये जो पेयर ऑफ एलील्स होंगे, जितने सारे पेयर्स ऑफ एलील होंगे 2 से ज़्यादा, वो सारे के सारे एक ही लोकस ऑफ द क्रोमोसोम पर अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अब हम आते हैं मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल पर। तो देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मल्टीपल एलिलिज्म का माना जाता है वो है आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। देखो, वैसे तो ब्लड ग्रुप की चर्चा हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी करते हैं, ठीक है ना। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप इवन जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, कि ब्लड ग्रुप इज़ नथिंग बट ओनली द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ केमिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन, जो बेसिकली क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीनिसियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चर्चा हमने करी है हमारे वीडियोस में। फर्स्ट वाले जो वीडियोस हैं सेल को लेकर के, फर्स्ट और सेकंड वीडियोस, उसमें ये डिस्कशन है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज़ व्हाट? इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सिस्टम ऑफ आरबीसी। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी के ऊपर में प्रेजेंट रहने वाले जो सेलुलर एंटीजन होते हैं, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। दूसरा कि देखो, ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने करी थी? मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसका कोई अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उनका क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको सबसे पहले खोजा था। खैर, अब हम उसकी बात नहीं करते, आपको ये मालूम होना चाहिए और आप सबको मालूम भी है कि ह्यूमन बीइंग के पास जो ब्लड ग्रुपिंग है, जब ब्लड ग्रुपिंग की बात आप करते हो, जब ब्लड ग्रुप की बात करते हो, तो कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास? ठीक है ना, तो हमारे पास होता है ब्लड ग्रुप ए ना, ब्लड ग्रुप ए, दूसरा क्या होता है? ब्लड ग्रुप बी, तीसरा होता है ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा होता है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है ना, तो ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ब्लड ग्रुप बी होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं और ब्लड ग्रुप ओ होता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा आरबीसी के सेलुलर सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए एंड बी दोनों होंगे। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी ना। तो अब ये जो कैरेक्टर है, देखो ये कैरेक्टर एक ही है। ठीक है, दैट इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मैंने कहा ब्लड ग्रुप। अब इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे, ठीक है, उन सब में इन्हीं 4 ब्लड ग्रुप्स की कंडीशंस अवेलेबल होगी। अब ये सब आप बात नहीं करेंगे कि एमएन ब्लड ग्रुपिंग होती है, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग होती है एंड ऑल। ठीक है, ये सब बहुत अनयूजुअल चीज़ें हैं, उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हालांकि ये डिस्कशन तो नीट में भी नहीं करना है, ये डिस्कशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में करना होता है एक्चुअली। ठीक है, जब आप एमएससी का जब पेपर दोगे ना बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर ये सारी चर्चाएँ होंगी, खास करके बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो खैर अभी उनमें हम नहीं जाते। सेल बायोलॉजी में है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आपको जानना है एंड ऑल। ठीक है ना, खैर उसमें भी हम नहीं जाते, कभी हम बाद में वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एमएन ब्लड ग्रुपिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग एंड ऑल। ठीक है ना, तो अभी आप इन सब में मत जाओ। अभी तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सब में ब्लड ग्रुप के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? या तो ए होंगे, बी होंगे, ए बी होंगे और ओ होंगे। और देखो, आप अगर ऐसे किसी के ब्लड को निकाल करके अगर आप ऐसे इसको देख लो तो आपको ये थोड़ी पता चलने वाला है कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड है वो किस ग्रुप को कंसिस्ट कर रहा है। ये भी नहीं है, क्योंकि उनके आरबीसी की एनालिसिस जब तक नहीं होगी तब तक तो आप इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कलर तो सबके एक ही हैं। सो मेरे कहने का मतलब यही हुआ। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर है विच इज़ व्हाट? ब्लड ग्रुप। और उस ब्लड ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या है? एक। अब मैं आपको इसको ना इस चार्ट को थोड़ा और एलेबोरेट करके बना रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एलील। अगर आप कहते हो ब्लड ग्रुप ए, ध्यान देना, अगर आप कहते हो ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में जो एलील्स होंगे वो कैसे होंगे? सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज IA और IA। ठीक है, दूसरा जो है, अगर आप बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज IB एंड IBI। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB की, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज IA एंड IB। आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप बात करते हैं ब्लड ग्रुप O की, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज I चूँकि यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं। तो अब जरा सोच करके देखो कि एक ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें पेयर ऑफ एलील कितने हैं? 2। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप बी में कितने हैं? 2। ब्लड ग्रुप AB में कितने हैं? 2।
और ब्लड ग्रुप ए में कितने, सॉरी ओ में कितने हैं, एक। सो टोटल नंबर ऑफ, अगर पेयर ऑफ एलील्स की बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एलील, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, नीट में ये भी सवाल पूछा गया, टोटल पेयर ऑफ एलील्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न द ब्लड ग्रुप और विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न द कैरेक्टर ब्लड ग्रुप। तो टोटल नंबर कितने हैं, 7, यानी 7 पेयर ऑफ एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, टू गवर्न अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर नोन एज व्हाट, ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन बीइंग। तो इसमें अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और देखो ये पेयर ऑफ एलील ही रिकॉग्नाइज करता है कि आपका जो जब ब्लड डोनेशन की बात आती है या जब ब्लड को आप रिसीव करते हो ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंजरी, तो किससे आप ब्लड ले सकते हो और किससे आप ब्लड नहीं ले सकते हो ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे IA जो लिखा हुआ है, तो आप ब्लड ग्रुप ए से ब्लड को ले सकते हो, और IA ये I0 भी लिख सकते हो, या IO जिसको कहते हो, या केवल I, तो यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप O से भी ले सकते हो ना। उसी तरीके से अगर आप B ब्लड ग्रुप वाले हो तो देखो B से ले सकते हो और O से ले सकते हो। अगर आप AB वाले हो तो देखो A से भी ले सकते हो, B से भी ले सकते हो, AB से भी ले सकते हो, और O तो एज यूजुअल होगा ही। और अगर ये है O है तो इसमें तो केवल और केवल क्या नज़र आ रहे हैं, केवल आप O से ले सकते हो। तो यहाँ से आप यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के भी कॉन्सेप्ट को आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो 7 पेयर ऑफ एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर नोन एज ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और वो एक ही कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में कहीं कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से जो आप ये ओवरऑल जो चार्ट देख रहे हो, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, एंड all the allele pairs are intrazenic in nature, intrazenic because they all are present on the same locus of chromosome. सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की चर्चा करी है, ठीक है। अब आप जैसे मान लो, अगर आप लिखते हो सपोज कि एक मेल है और मेल में ये हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप है IAI, ठीक है ना, और फीमेल हैं जिनके पास भी कैरेक्टर किसकी है, आप फीमेल कर लो। मैं एक ऐसे कि ऑफ स्प्रिंग्स की कहानी क्या बनने वाली है। सो ये IBI है, मान लो सपोज ये हेट्रोजाइगस कंडीशंस दोनों की है। सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन द ऑफ स्प्रिंग्स ना। मान लो अगर आपका कोई ऐसा सवाल आता है, हालांकि हम इससे भी कड़े सवाल कर सकते हैं, अभी आने वाले टाइम में हम करेंगे भी, खैर तो आप थोड़े से आसान सवाल में पहले जाओ। सो अगर हमने यहाँ पर कर दिया IAI और यहाँ पर हमने कर दिया IBI, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बनने वाली है, आप खुद देख लो। तो देखो ये और ये मिला करके क्या बना देंगे, IAIB भी बना देंगे, यहाँ पर आ जाओगे तो IBI बना देंगे, यहाँ पर आ जाओगे तो IAI बना देंगे, और यहाँ पर आओगे तो II बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप AB है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप B है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप A है, और ये ब्लड ग्रुप O है। यानी कि अगर मेल पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस A ब्लड ग्रुप को शो करता है, यानी कि कंसिस्ट करता है, और फीमेल जो है वो ब्लड ग्रुप B और हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप B को अगर कंसिस्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आने वाले ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनमें पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो है वो चारों है, ठीक है। वो ब्लड ग्रुप A को भी कैरी कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप B को भी कैरी कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप AB को भी कैरी कर सकते हैं, और ब्लड ग्रुप O को भी कैरी कर सकते हैं, ओके। सो देखो इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल एलिलिज्म को भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात हम कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में 3 ही चीज़ें आपको जाननी थी फ़िलहाल, ठीक है। पहला जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसकी वीडियो डाली जा चुकी है, ठीक है ना, कोडोमिनेंस जिसकी वीडियो डाली जा चुकी है, और ये मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है ना, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और वो टॉपिक क्या होगा, इंटरजेनिक इंटरेक्शन का होगा, जिसमें मैं आपको प्लेयोट्रॉपी, ठीक है ना, और लिथैलिटी ऑफ जीन, ठीक है ना, लीथल जीन एक्शन जिसको कहते हो, उसको कंप्लीट कराएंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा जेनेटिक्स का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, तो आप ज़रूर इसको वॉच करें, आप इससे पढ़ाई करें, ठीक है ना। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हम रेगुलर क्लासेस में भी इन सारी चीज़ों को वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि अब जल्दी से लॉकडाउन खुले और कोरोना ख़त्म हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।